नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त हमारी उपस्थिति लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र बांस गांव में है। यहां पे जो है बहुत ही मज़ेदार लड़ाई होती जा रही है। आज हमारे साथ मार्कंडे राय जी बैठे हैं, जिनको प्रभार मिला है चिल्लूपार विधानसभा का अपने प्रत्याशी को जिताने का। कैसे सहेज रहे हैं सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2024 लोकसभा के चुनाव में आम मतदाता पूरी तरह मन बना करके मोदी जी को पुनः हैट्रिक और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुका है और चौथी बार कमलेश पासवान को लोकसभा के में संसद के रूप में चुनने के लिए भी मन बना चुका है। हमारे चिल्लूपार विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ जो मतदाताओं का समीकरण है, इसके पहले 2009 से लेकर के 2024 के चुनाव तक, 2009 में जब मैं जिलाध्यक्ष था, उस समय भी विधानसभा में हारता था, लेकिन लोकसभा जीतने का कार्य किया गया था उस विधानसभा में भी। और इस बार कमलेश पासवान को वहाँ के कार्यकर्ता रूट बेस तक, बूथ लेवल तक जा करके अपने समितियों का गठन हो चुका है, बैठकें हो चुकी हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता निरंतर लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से तमाम माध्यमों से घर घर डोर डोर टू जा करके कमलेश पासवान और मोदी जी के पक्ष में मत मांगने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार पुनः कमलेश पासवान भारी मतों से जीत करके लोकसभा में जाने का कार्य करेंगे। चर्चाएं बड़ा गर्म है सर कि कहीं ये भी सुनने को आ रहा है कि मतदाता जो है नाराज चल रहे हैं सांसद जी से, कहीं जो है उनकी वीडियो वायरल हो रही है विरोध का। तो ऐसे में जो है जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? जीत तो 100% तय है कि कमलेश पासवान का ही होना है। और कुछ जो नाराजगी दिखाई जा रही है वीडियो वायरल के माध्यम से, वह विरोधियों की वह मतलब साजिश कह सकते हैं कि इस तरह के लोग इस तरह का एक अभियान चला करके और उसको वीडियो वायरल कर रहे हैं कि कमलेश पासवान का पूरे लोकसभा में विरोध है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विरोधी हमेशा इसको अपने पक्ष में ले जाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता पूरा तरह से मन बना चुके हैं और उनके बीच कहीं भी कमलेश पासवान का कोई विरोध नहीं है। आपको जिस क्षेत्र का प्रभार मिला है चिल्लूपार का, उस क्षेत्र में जो है तिवारी जी का प्रभाव जो है काफ़ी रहा है। कई बार से वहाँ पे वो विधायक भी रहे हैं। उस क्षेत्र को जीतने की आपकी क्या रणनीति है? विधानसभा चिल्लूपार, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वहाँ के विधायक श्री राजेश तिवारी, उन्हीं के परिवार के श्री विनय शंकर तिवारी को हरा करके विधायक आज की तिथि में है। लेकिन वहाँ का मतदाता कभी विधानसभा में, कभी स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी जी के पक्ष में मतदान करता था, लेकिन लोकसभा में वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता। और आज की भी तिथि में जिन लोगों ने विनय शंकर तिवारी जी के पक्ष में भी मतदान किया है, वो भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमलेश पासवान के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। इसलिए हम चिल्लूपार भारी मतों से विजय। अच्छा, आज के राजनीति को अगर देखा जाए तो सभी लोग जो है एक ही बात कहते हैं कि हम जो है शीर्ष नेतृत्व को देख करके मतदान करेंगे। ऐसे में जो चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी, उसकी इमेज जो है कहीं न कहीं धूमिल होती नज़र आती है, क्योंकि जो है चुनाव में लोग प्रत्याशी को चुनते हैं, लेकिन यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, योगी जी को वोट दे रहे हैं। ऐसे में इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेतृत्व के प्रति तो पूरे देश का मतदाता मतदान करता है, चाहे वो किसी दल का नेतृत्व हो। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के नेता, देश ही नहीं बल्कि विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के प्रति आम मतदाताओं में एक स्वभावतः उनके प्रति आकर्षण है, उनके प्रति समर्थन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल के फूल के लिए वह इन दोनों नेताओं को, हमारे नेतृत्व को देख करके मतदान कर रहे हैं। रही बात हमारे प्रत्याशी की, प्रत्याशी भी उसी कड़ी का एक अंग है और प्रत्याशी निरंतर, चाहे केंद्र की योजनाएं हों या प्रदेश की योजनाएं हों, उनको लेकर के क्षेत्र की जनता के बीच गांव-गांव जाने का कार्य करता है। अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो,
उसके बारे में एक रूपरेखा तैयार करता है, जिसको वो अपने नेतृत्व को अवगत कराता है। उसके माध्यम से वहाँ से केंद्र योजना बनाती है, प्रदेश योजना बनाती है, जिससे क्षेत्र का विकास हो जाए। हमारे प्रत्याशी के प्रति जो चौथी बार सांसद होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से यदि जनता के बीच कहीं अप्रिय रहते, तो लगातार 3 बार सांसद चुन कर के नहीं जाते और चौथी बार चुन कर के भी जाने जा रहे हैं। अगर इस लोकसभा की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो ज़्यादातर एरिया बाढ़ग्रस्त के हैं। 3 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं आदरणीय सांसद जी। उनके कार्यों को अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, उस क्षेत्रों में कोई विशेष जो है विकास नहीं कर पाए हैं। इसको कैसे लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बाढ़ क्षेत्रों की मजबूती के लिए बंधे का दृष्टिकरण किया गया है। अभी कौड़ीराम से लेकर सौगौरा होते हुए गजपुर तक का जो बंधा है, वो पिच ऊँचा करने का काम और बोल्डर पिचिंग का काम पूर्ण हो चुका है। इसी तरह से उधर चिल्लू पार में जो बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ भी जितने भी बंधे हैं, वो अभी बाढ़ आने के पहले ही उसको बोल्डर से पिचिंग, उसकी मजबूती और ऊपर से उसका जो देख-रेख है, उसकी मजबूती का कार्य संपन्न हो चुका है और हमारा प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन भी निरंतर उसके लिए प्रयासरत है कि कहीं भी हमारे बंधे टूटे ना और हमारे बाढ़ क्षेत्र के जनता को कहीं किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक राजेश तिवारी है, चाहे सांसद कमलेश पासवान जी हैं या शासन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर हर क्षेत्र के लोगों के समस्याओं के निराकरण में लगा हुआ है। अब की बार इस चुनाव का जो है क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? अगर मान लीजिए चौथी बार अगर जनता मौका देती है, तो वो कौन से कार्य हैं जिनको जो है आदरणीय सांसद जी जो है पूरा करने का काम करेंगे? 2009 में जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए थे, तो मीडिया के लोगों ने पर्चा नॉमिनेशन के साथ, मैं भी था, तो इनसे प्रश्न पूछा था कि यदि आप सांसद हो जाएँगे, तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? 2-3 वैसे मुद्दे बता दें। तो 2009 में इन्होंने कहा था कि बांसगांव लोकसभा निरंतर अभी तक रेलवे लाइन से वंचित है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे कांग्रेस के रेल मंत्री होने के बावजूद भी ये इसका समस्या का निराकरण नहीं हो सका था। लेकिन मैं इसको कराने का प्रयास करूँगा। लेकिन 2009 में ये सांसद तो हुए लेकिन अपनी सरकार नहीं थी, न केंद्र में न प्रदेश में। इसलिए ये आवाज़ तो उठाते रहे सदन में, लेकिन उसको पूर्ण रूप नहीं कर पाए, जो आ करके 2024 के पहले इस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया है। और उस पे बजट आ चुका है, भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है और जो स्वतंत्रता के बाद इस लोकसभा के लोग कनेक्टिविटी के मामले में रेलवे लाइन के नाते वंचित थे, उसको इन्होंने कराने का पूर्व एक बहुत बड़ा कार्य किया है। इन्होंने उस समय वादा किया था कि NH-29 4 लेन में तब्दील करेंगे, उसके लिए धरना प्रदर्शन भी होता था, इन्होंने किया था, जो आज 29 जो 4 लेन है, वह बन करके तैयार है। राम जानकी रोड वह बन रहा है और औद्योगिकरण के मामले में धुरियापार में 1200 करोड़ रुपए का एथनॉल फैक्ट्री लगा करके इस क्षेत्र को विकसित और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का कार्य यदि किया है तो वो कमलेश पासवान ने किया है। अभी धुरियापार के बगल में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे बना है खजनी और सिकरेगंज होते हुए, उसके दोनों तरफ औद्योगिक कॉरिडोर घोषित हो गया है। बांसगांव लोकसभा में अडानी ग्रुप के सीमेंट फैक्ट्री के लिए ज़मीन जो है वो अधिग्रहित की जा चुकी है। इसी तरह से और कई फैक्ट्रियाँ आ रही हैं जिससे बांसगांव लोकसभा विकसित होगा और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और निश्चित रूप से आगे जब यह सांसद के रूप में चुने जाते हैं तो इन सभी माध्यमों से यह लोकसभा के क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक और वादा किया था उन्होंने किसानों के लिए कि हम सांसद बनेंगे तो किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे निःशुल्क। कुछ किसान ऐसे हैं जो हमसे बातचीत में बताया कि सांसद जी ये वादा पूरा नहीं कर पाए अभी। अब ऐसा तो हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों के लिए जो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज है, उनको समुचित बिजली मिल सके, उनको और तरह की सब्सिडी मिल सके, जिससे वह क्षेत्र के किसानों की को सुविधा प्रदान कर सकें। इसके लिए तो वो प्रयास किए थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कोल्ड स्टोरेज जो पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई के नाते बंद पड़े हैं, उसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं कि उसको खोला जाए। और खोल करके यहाँ की जनता को, किसानों को ये सब सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
अंत में एक जो है मतदाताओं के लिए जो है क्या संदेश है आपका इस चुनाव के लिए? हम मतदाताओं से निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे अपने इस लोकसभा के समस्त मतदाताओं से कि इस बार का चुनाव केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव देश के निर्माण के लिए चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है और देश को अगर विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, देखना चाहते हैं और विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार पुनः मोदी जी के हाथों में देश को सौंपना चाहिए और देश को सौंपने के साथ-साथ बांसगांव लोकसभा में कमलेश पासवान को पुनः चौथी बार भेज करके मोदी जी के हाथों को, योगी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। ऐसी में मुझे अपेक्षा है, निवेदन है, अपील है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरे बातचीत पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा।